हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो हंटर में। तो मैं आपका दोस्त चंदन। तो आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी से आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है वो चालू हो चुका है। और पहले दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज जो पहले दिन की जो एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो आज बायोलॉजी का पहला एग्जाम चल रहा था और फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम है वो समय पूर्वक हो चुका है और कुशल पूर्वक हुआ है, शांति से हुआ है। तो 2 फरवरी का बायोलॉजी का एग्जाम हो चुका है। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका एग्जाम कैसा रहा। टीचरों के लिए तो क्वेश्चन कैसा भी होता है, लेकिन बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो वो रियलिटी पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की लेवल की अगर हम बात करते हैं तो एज ए टीचर अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो था इजी टू मॉडरेट गया है, ज्यादा हाई भी नहीं क्वेश्चन गया है। तो जो बच्चे आपका एनसीईआरटी बेस पर पढ़े होंगे, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े होंगे, तो वो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव की बात करते तो सारे ऑब्जेक्टिव लगभग ऑब्जेक्टिव जो थे वो एनसीईआरटी के से। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आपका इजी टू मॉडरेट था। लेकिन आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है वो कैसा गया, आपके हिसाब से ये क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। क्या 2025 में जो क्वेश्चन पूछे थे उससे कितना अलग था 2026 के क्वेश्चन, और 2026 के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो आज देख सकते हो कि आज आपका यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन सेट है वो हमारे पास क्वेश्चन सेट है, आपका क्वेश्चन सेट आपका जी है। जो फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास आ गया है, जिसका आपका क्वेश्चन का जो कोड है वो जी कोड है। अलग अलग आपके पास अलग अलग पेपर होंगे, अलग क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं लेकिन सबका कोड अलग अलग होता है। तो संख्या आप अलग अलग हो सकते हैं। जो क्वेश्चन जी सेट में पहले नंबर पे है हो सकता है वो आपके 5 नंबर में हो, किसी के 10 नंबर में। तो अलग अलग सेट में क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग संख्याओं पर दी गई होती है। तो आप अपने हिसाब से अपना अपना क्वेश्चन सेट लेकर के मिला लीजिएगा। तो आज हम ये सारे जो क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन सेट है उसका हम लोग पूरा सभी क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, और उसका सटीक आंसर हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन का सटीक आंसर कौन सा है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आज हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार जो है वो दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि संसार में कुल कितने महाविविध देश है। महाविविध लगा दिया है ना, महाविविध देश है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संसार में कुल कितने महाविविध देश है। हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन कहता है आपका ए नंबर ऑप्शन कहता है 25, बी नंबर आपका कहता है 34 और सी नंबर ऑप्शन कहता है आपका 14 और आपका डी नंबर ऑप्शन कहता है 70। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 17। यानी महाविविधता आपका कि मेगा डाइवर्सिटी, मेगा बायोडाइवर्सिटी कहां पे है, कितना है, या फिर मेगा डाइवर्सिटी वाले देश कितने हैं, तो टोटल 17 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि किस क्षेत्र में बार बार हिम नंदन होने से यानी कि बार बार बर्फबारी होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिल पाता है। तो किस क्षेत्र में बार बार जो आपका ज्यादा बर्फबारी लंबे समय तक होते रहता है जिसके कारण वहां पे विकास के लिए और इवोल्यूशन अर्थात की वेरिएशन के लिए और इवोल्यूशन के लिए ज्यादा टाइम प्रकृति को, नेचर को नहीं मिल पाता, जिस कारण वहां पे जाति विविधता आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो वो कौन सा एरिया है, वो है आपका टेम्परेट क्षेत्र, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, शीतोष्ण क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अब अगला 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा बोला गया। पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोलोगे, वन को, शीतोष्ण क्षेत्र को, अमेज़न वर्षा वन को, और चौथा ऑप्शन कहता है उष्णकटिबंधीय सवाना को। तो किसको बोलोगे, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका अमेज़न जंगल। अमेज़न वन जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 20% ऑक्सीजन वहां से आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ किसे बोला जाता है, तो अमेज़न वर्षा वन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अपना मिलाते रहिएगा, उसका आंसर भी अपना मिलाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हो गया। तो अतिदोहन की, ये आपका अतिदोहन की वजह से ये आपका जैव विविधता वाले चैप्टर में से क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया कि कौन सा जाति जो है वो जैव विविधता से विलुप्त हो गया, अतिदोहन के कारण जो है वो विलुप्त हो गया है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया पैसेंजर कबूतर, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका विशाल पांडा, और उसके बाद आपका दिया नील पर्च, नाइल पर्च ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे नील पर्च लिखा गया, नाइल पर्च। उसके बाद क्या आता है सिचलित मछली की 200 जातियां। तो ये सब नहीं होगा, ये तो ऐसे एनसीईआरटी का ही ऑप्शन है लेकिन वो दूसरे टॉपिक से दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका चला जाएगा पैसेंजर कबूतर। ये जो पैसेंजर कबूतर की जो जाति है वो अतिदोहन के कारण क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पैसेंजर कबूतर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मनुष्य को प्राकृतिक से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इसमें खाली स्थान दिया है तर्क है। तो संकीर्ण रूप से उपयोगी,
व्यापक रूप से उपयोगी, नैतिक और इनमें से सभी। यानी कि हमें प्राकृतिक जो संपदा जो हमें लाभ दे रही है, जैव विविधता जो हमें लाभ दे रही है, उसका आप कैसे यूज करोगे? तो नैरो यूटिलाइजेशन कीजिए। नैरो यूटिलाइजेशन कीजिएगा तो लंबे समय तक आप प्राकृतिक संपदा का यूज कर पाओगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर चला जाएगा आपका सकीर्ण रूप से उपयोगी, यानी कि नैरोली यूटिलाइजेशन। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है इसका मतलब वो आपको कह रहा है कि वो शाकाहारी नहीं है। तो आपको पता है जंतु प्लवक, पादप प्लवक और टिड्डे, ये सब सारे के सारे जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा आपका? उसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि हो जाएगा आपका भेड़िया। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत प्रग्रहण करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रेडिएशन आता है वो आता है 50%, लेकिन उसमें का आपका 2 से 10% ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताए हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और ये वीडियो को आप लाइक करते रहिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? विलोम का मतलब हो गया उल्टा, उल्टा को आप लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हो। तो यानी कि किस वायरस के अंदर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है? तो वो क्या है आपका? पहला आपका दिया टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस, बैक्टीरियोफाज, एचआईवी, और आपका चौथा ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा एचआईवी। इसका आंसर क्या चला जाएगा बच्चों? इसका आंसर चला जाएगा एचआईवी। एचआईवी जो वायरस होते हैं उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, जिस वजह से वो हमारे डीएनए के साथ जाकर के रेप्लिकेशन करके आरएनए से वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है? यानी कि डोपामिन के जो प्रभाव होता है उसको क्या करता है? उसको वो बाधा डालता है, उसको रोकने का काम करता है। कौन सा है? निकोटीन है, हशीश है, मॉर्फिन है और कोकीन है। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए था बच्चों, क्योंकि ये आपने जहां पे ड्रग्स और एल्कलॉइड पढ़ा होगा वहां पे निकोटीन और हशीश जैसी चीजों की चर्चा जो है वो एल्कोलॉइड के तौर पे जो किया गया था वो उसमें उसकी चर्चा नहीं है। तो इसको आप छोड़ सकते थे, आपको इस दोनों में से डाउट हो सकता था। इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कोकेन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 10 नंबर, यहां पे देख सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? जो दूध होता है जब वो दही में बदलता है तो उसमें कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाएगी? उसमें दही के अंदर बढ़ जाती है दही बनने के कारण। अगला कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक? 1-2 दिन पहले ही आई थिंक, हमें लगता है कि हमने कल ही वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला, ये हमने डिस्कस किया है, वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपका दिया स्टेटिन, दूसरा ऑप्शन दिया आपका साइक्लोस्पोरिन ए, तीसरा ऑप्शन दिया आपका एंटीबायोटिक, चौथा ऑप्शन दिया आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा आपका स्टेटिन। स्टेटिन जो होते हैं वो रक्त के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने का कार्य करता है। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? इसमें से आपको देखना है कि इसमें जो पेयर किए गए उसके लिए कौन सा जो युग्म है वो गलत है। पहला आपका साइक्लोस्पोरिन ए कवक से उत्पादित होता है, दूसरा कहता है स्टेटिन ईस्ट से उत्पादित होता है, तीसरा ऑप्शन कहता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस जीवाणु से प्राप्त होता है, चौथा ऑप्शन कहता है ब्यूटारिक एसिड कवक से उत्पादित होता है। कहता है कि कौन सा युग्म गलत है? सही नहीं बोला है, गलत है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ये गलत ऑप्शन है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा डी नंबर। और बाकी जो भी है स्ट्रेप्टोकाइनेस ये जीवाणु से, स्टेटिन ये ईस्ट से प्राप्त किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन भी एक कवक से ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका आंसर 12 का आंसर सही क्या होगा आपका? तो डी नंबर यानी ब्यूटारिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है? यानी कि वायुमंडल के हमारे जो वायुमंडल में ऐसे कौन से आपके जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है? साइनोबैक्टीरिया पूछा है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया नॉस्टक, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है आपका एनाबिना। ये तो एग्जाम्पल बुक में आपको मिल ही जाती है, तो ये भी इसका आंसर होगा नॉस्टक, एनाबिना और ऑसिटेलोरिया। तो ऑसिटेलोरिया जो है आपका ऑसिलेटोरिया, और ये आपका जो डी नंबर ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला कहता है 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है?
स्यूडोमोनास की मदद से, ट्राइकोडर्मा की मदद से, बैसिलस thuringiensis की मदद से, या फिर वैक्यूलोवायरोसिस की मदद से। किसकी मदद से? तो आपको पता है कि बीटी जीवाणु का जो सूक्ष्म रूप था उसको हम लोग छींट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फसल पर से कैटरपिलर के प्रभाव को कम कर सकते हैं या फिर उनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा आपका बैसिलस thuringiensis, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर सही। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री में से एक है? यानी कि निम्न में से कौन जो है वो नेचर में ऐसा कार्बनिक सामग्री है जो प्रतिरोधक क्षमता रखता है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया आपका पैकेटिन, दूसरा ऑप्शन आप पैक्टिन दिया गया, दूसरा आपका दिया गया सेल्यूलोज, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका स्पोरोपेलेनिन, और उसके बाद आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया आपका काइटिन। तो आपको पता है ये दूसरे नंबर चैप्टर का पराग कण वाले टॉपिक में से यहां से उठा करके दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पोरोपोलेनिन से जो कोशिका भित्ति जो स्काइन वाली जो लेयर होती है वहां से क्वेश्चन बना था कि वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जिसका नेचर में कोई आपको उसको गलाने वाला एंजाइम अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है कि आवृतबीजी पौधे के पराग कण में उपस्थित कौन सी कोशिका उपस्थित होती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है वो आवृतबीजी पौधे के परागकण में पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया है काई कोशिका, दूसरा ऑप्शन दिया है जनन कोशिका, तीसरा ऑप्शन दिया प्रतिव्यासांत कोशिका, और डी नंबर ऑप्शन कहता है ए और बी। तो आपको पता है कि परागकण के अंदर काई कोशिका भी होती है और जनन कोशिका भी होती है, और प्रतिव्यासांत जो कोशिका होती है वो तो अंडाशय के बीजांड के अंदर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको लग रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लैक मार्क्स का जो लगा वगैरह है, ये बच्चे ने वो अपना टिक आउट करके एग्जाम हॉल में उसने टिक आउट किया तो उसका लगा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं? परिभ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, ये नहीं वाला क्वेश्चन बहुत तंग करता है बच्चों को। पहला आपका ऑप्शन करता है आपका चुकंदर, दूसरा आपका कहता है काली मिर्च, तीसरा ऑप्शन कहता है गेहूं, और चौथा ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों। तो परिभ्रूणपोष चुकंदर और काली मिर्च में पाया जाता है, पूछा है कि नहीं पाया जाता है परिभ्रूणपोष, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं में परिभ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं? सिट्रस में, संतरा में, तो ये आपको पता है कि दोनों सेम वर्ग के जीव के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो दोनों होना ही है। तो जब ए और सी सही है तो आम में भी आपको पता है कि कभी कभी आपको इसमें भी आपको जो भ्रूण है वो एक से ज्यादा उपस्थिति में देखने को मिल जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि जो आपको ग्रास फैमिली जो होते हैं या फिर एक बीजपत्री को भी ले सकते हो, तो उनमें जो बीजपत्र होता है उसके बीजपत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बीजपत्राधार बोलते हैं क्या? हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल्स, रेडिकल्स, यानी कि परांकुर, मूलांत, सीडा, बीजपत्र, ये बोलते हैं क्या? नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपका? एस्कुटेलम। तो आपको एक बीजपत्री में जो बीजपत्र होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कुटेलम। इसलिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बन जाएगा आपका डी नंबर। तो ये 19 का हमने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, कहता है कि त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है? प्राथमिक भ्रूण कोशिका कौन बनती है? निषेचन के पश्चात पूछ रहा है कि निषेचन के पश्चात प्राथमिक कौन सी कोशिका जो होती है वो प्राथमिक भ्रूण कोश में बदल जाती है? तो उसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है केंद्रीय कोशिका, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, प्रतिवेश्यांत कोशिका। तो इसमें से कोई भी कोशिका नहीं होगी, इसका आंसर आपका जाएगा कौन सा? कोशिकीय केंद्रीय कोशिका, जिसको आप लोग सेंट्रल सेल कहते हो। परागकोश के अंदर जो सेंट्रल सेल होती है वही तो एक नर केंद्रक से मिलकर के केंद्रीय भ्रूणपोष का निर्माण करता है, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर क्या? केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नली की दिशा प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कि कहता है कि जो पॉलन ट्यूब जो होते हैं जो वर्तिका के रास्ते बीजांड की ओर बीजांड के अंदर प्रवेश करेंगे ताकि आपका नर केंद्रक प्रवेश कर सके, तो उसके लिए गाइडलाइन कौन देता है? गाइडलाइन देने का काम करता है आपका, गाइडलाइन देने का काम करता है। पहला आपका दिया गया है प्रतिव्यासांत, दूसरा आपका दिया गया है तंतु समुच्चय, तीसरा आपका दिया गया है केंद्रीय कोशिका, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है बीजांड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलिफॉर्म एपरेटस, जिसको हम लोग कहते हैं तंतुरूपी समुच्चय, जो माइक्रोपाइलर छोर की ओर पाया जाता है और वो फिंगर लाइक होता है, जो उसको डायरेक्शन देना है कि भाई पॉलन ट्यूब तो हमारी ओर आ जाओ, इधर से ही तुमको प्रवेश करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा बी नंबर। तो 21 तक हो गया। अगला
तो बच्चों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करते रहें। और आप हमें बताएं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया। पिछले क्वेश्चन का जवाब आप देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता है। ये किस वैज्ञानिक ने ये चीजों को पहचाना था या फिर समझा था? तो वो है आपका हर्बर्ट बोयर। ये आपका वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, ये चीजों को सबसे पहले समझा था कि प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है कि आपका डीएनए का जो एक विशेष स्ट्रैंड पर उनको पहचान करके एक विशेष स्थान पर काटने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 22 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 22 तो हो गया, 23 नंबर देख लीजिएगा। कहता है कि डीएनए को एक विशेष जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हो पाया है। डीएनए को एक विशेष जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हो पाया है? पहला आपका ऑप्शन दिया प्रतिबंधन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम, उसके बाद कहता है एल्के लायन फॉस्फेटेस। तो इसमें से क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों ने लगाया था आपका आंसर सी, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा आपका ए नंबर। इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। आपको पता है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को किसी विशेष स्थान पर काटने की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना क्वेश्चन को टिक आउट करते रहिएगा, उसका आंसर मिलाते रहिएगा। ऐसे हिंदी वाला को भी अपना, हिंदी वाले तो देख ही रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हम लोग 24 नंबर देख सकते हैं। 24 नंबर क्या कहता है? 24 नंबर आपका कहता है कि उत्पादों को अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि वो जो भी आपने रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट जो भी चाहते हो वो बड़ी मात्रा में चाहते हो, बड़ी आयतन में चाहते हो, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? आश्वन इकाई का, पीसीआर का, बायोरिएक्टर का, आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस इकाई का। तो किसका यूज करोगे? ये यूज किया जाएगा आपका बायोरिएक्टर का। जेल आपने ये पढ़ा होगा, आपका बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया गया। बायोरिएक्टर के बारे में चर्चा की गई है, जो आप लोग कितना तक 1000 लीटर तक आप इसके आयतन को बढ़ा सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पाद को बढ़ा सकते। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीएनए द्विकुंडलित की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? यानी कि जो डीएनए होता है ना, वो ये दोनों डीएनए की बात करता है। सॉरी बच्चों, रोक दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए द्विकुंडलित के दोनों लड़ियां यानी दोनों स्ट्रैंड का आधार स्तंभ किसका बना हुआ होता है? शर्करा फॉस्फेट का बना होगा, शर्करा नाइट्रोजन क्षार का बना होगा, नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट का, या शर्करा फॉस्फेट नाइट्रोजन क्षार तीनों का। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो आपका ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा शर्करा तथा फॉस्फेट का। इसी को आप लोग क्या कहते हो? डीएनए का बैकबोन कहते हो, शर्करा प्लस फॉस्फेट। और वही तो आपका डीएनए का स्थार बनाता है, आधार बनाता है। वही तो डीएनए का ये जो दोनों लड़ी होती है वो तो वही बनाता है ना, कौन? शर्करा और फॉस्फेट। नाइट्रोजन क्षार किसको मिलाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। डीएनए के 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि डीएनए के खंडों में समान आकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? कि आप जब डीएनए को जब काटो तो वो उसमें चिपचिपा छोर हो, स्टिकी हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि डीएनए को अलग अलग प्रतिबंधन एंजाइम से काटा जाए। तीसरा ऑप्शन कहता है डीएनए का प्रवर्धन, और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से जब काटा जाएगा दोनों को, तो स्टिकी एंड बन जाते हैं, चिपचिपा छोर बनते हैं। उसके बाद आपका 27 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं? किसके तरफ जाएगा बच्चों? बताइए, कमेंट करके हमें बताइए। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ। सी नंबर ऑप्शन आपका कहता है कि आपका डीएनए के खंड के आकार के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, किसी की तरफ तो नहीं जाएगा। ये ऑप्शन ऐसे भी गलत हो जाएगा, इसमें से ये भी नहीं ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका एनोड की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एनोड की तरफ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एनोड की तरफ। तो बच्चों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करते रहें। अगला हमारा क्वेश्चन देख सकते हो 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से
क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है, यानी कि कहता है कि क्लोनिंग संवाहक में वो कौन सा जगह है जहां से प्रतिकृतियन यानी कि रिप्लिकेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो वो पॉइंट कहां पे है, वो पॉइंट है आपका ओरी। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वाला पॉइंट को ओरी कहा जाता है, जहां से रिप्लिकेशन की क्रिया प्रतिकृतियन की क्रिया शुरू होती है। तो इसका आंसर चला जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि डीएनए की कोशिका झिल्ली से होकर, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है, क्योंकि डीएनए कैसा होगा, आपका हाइड्रोफोबिक होगा, आपका हाइड्रोफिलिक होगा, एम्फीपैथिक होगा या उदासीन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होने के कारण जो होते हैं वो जो डीएनए जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते, डीएनए अणु कोशिका झिल्ली से बाहर नहीं आ पाते हैं। ज्यादा समझाइएगा नहीं, चलते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले तप्त अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, किस जीवाणु से प्राप्त किया जाएगा, थर्मस एक्वेटिक्स से, ई कोलाई से, साल्मोनेला से या फिर यू बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्मस एक्वेटिक्स से, यानी टाक पॉलीमरेज एंजाइम। टाक पॉलीमरेज एंजाइम पूछ रहा है कि वो किससे प्राप्त किया गया था, एक जीवाणु से, जिस जीवाणु का क्या नाम था, तो आपका थर्मस एक्वेटिक्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारा आपका कहता है 31 नंबर देख लीजिए, कहता है क्या कि बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मार पाता है, कि जो बीटी का जो उसका जो प्रोटीन होता है वो उसको क्यों नहीं मार पाता है। पहला ऑप्शन आपका दिया है कि बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राक जीव विष के रूप में रहता है, या फिर आपका बी नंबर ऑप्शन कहता है कि बीटी जीव विष प्रोटीन बैसिलस द्वारा अहानिकारक रूप में बदल दिया जाता है, या सी नंबर ऑप्शन कहता है कि बीटी जीव जो है विष प्रोटीन को बैसिलस का एक एंजाइम निष्क्रिय कर देता है, और डी नंबर ऑप्शन कहता है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बुआ डी नंबर, क्योंकि जो बीटी के अंदर जो विष प्रोटीन होता है वो निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही वो खाने वाले जीव के अंदर जब जाएगा तो वो क्षारीय माध्यम में वो सक्रिय हो जाएगा और वो सक्रिय होकर के उसको मार देगा, लेकिन बीटी जीवाणु को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। अगला हमारा कहता है 32 नंबर की सूत्रकृमि मिलेब्डोगाइन इनकॉग्निसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। जो आपका जो तंबाकू के पौधे में जो मिलेब्डोगाइन इनकॉग्निसिया नामक जो नीमाटोड्स यानी सूत्रकृमि जो है वो तंबाकू के पौधे में रोग उत्पन्न करता था। इससे बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया, आरएनए अंतरक्षेपण, क्राइप्रोटीन, कीटनाशक और कायिक संकरण। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि आपका आरएनए अंतरक्षेपण। अगला कहता है क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग आपको एक 4 वर्षीय लड़की पर की गई थी, और किस एंजाइम की कमी के कारण उनमें प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही थी। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा आपका एडिनोसिन डी एमिनेज के कारण, तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडिनोसिन डी एमिनेज। अब अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक अमेरिकन कंपनी ने 1977 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर 100 अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो वो किस पर किया गया था, तो अर्धबॉर्नी चावल की किस्म पर उसका संकलन करा करके और अमेरिकन कंपनी ने अपना क्या किया था, अपना 100 प्राप्त कर लिया था। अगला तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्धबॉर्नी चावल की किस्म। अगला हमारा 35 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। आपका पहला आपका दिया गया आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, दूसरा आपका दिया गया अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, उसके बाद आपका दिया गया है एल्बुमिन, और आपका दिया गया P53। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह दिखता है, अधिक एप लाइक कौन दिखता है। तो रामापिथिकस राम जी वो आदमी की तरह, वो तो आप याद रखिएगा वो आदमी की तरह मनुष्य की तरह दिखता था, लेकिन जो एप था वो किसके जैसा दिखता था, तो वो दिखता था आपका ड्रायोपिथिकस के समान। किसके समान दिखता था, ड्रायोपिथिकस के समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन ड्रायोपिथिकस। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, 37 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण
लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर पाता है, यानी कि किस एंजाइम के कारण जो लैक्टोज है वो जीवाणु कोशिका के अंदर या जीवाणु कोशिका के शरीर में प्रवेश कर पाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है परमिएज, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ट्रांस एसिटाइलेज और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका लैक्टोज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा परमिएज। परमिएज एंजाइम के कारण जो होता है वो आपका जो लैक्टोज होता है वो जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। कहता है कि किसने बताया कि द्विकुंडलित डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के योग मतलब बराबर पायरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार के योग के क्या होते हैं? बराबर, यानी कि प्यूरिन जो होता है वो पायरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार के बराबर होता है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था आपका चरगाफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, चरगाफ नामक वैज्ञानिक ने। कहता है उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोलता है कि एक प्ररूपी न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? डीएनए के 200 नाइट्रोजन क्षार युग्म, हिस्टोन अष्टक, उसके बाद कहता है ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन कहता है आपका अम्लीय प्रोटीन। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोसोम जब होता है तो उसमें हिस्टोन ऑक्टामर भी होते हैं और उसके ऊपर डीएनए का धागा भी होता है, तब इसी स्थिति को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो कितने डीएनए के नाइट्रोजन क्षार युग्म होने चाहिए? 200 डीएनए वाला नाइट्रोजन क्षार उसके ऊपर लपेटा हुआ रहेगा। किसके ऊपर? तो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, और दोनों को मिलाकर के क्या कहेंगे? दोनों को मिलाकर के कहेंगे न्यूक्लियोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा 100%। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए और बी दोनों। तो 39 का आंसर आपको मारना है आपका ए और बी दोनों। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। तो 40 नंबर कहता है हर्ष एवं चेस ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? विषाणु से प्रोटीन निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, या बोला था कि विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, या विषाणु से आरएनए निकलकर के जीवाणु में प्रवेश करता है, या रूपांतर सिद्धांत। क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो विषाणु जो होते हैं, बैक्टीरियोफाज जो होते हैं, उससे आपका जेनेटिक मटेरियल निकल करके कहां चला गया था? इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, यानी ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आपका अव्यक्तिक का अलग होना और व्यक्तिक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? यानी कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं, अगर इसका इंग्लिश इसका आंसर अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है संबंधन, पुच्छन, उसके बाद कहता है आच्छादन, उसके बाद अनुलेखन। तो इस पे लाइसिंग होगा, जिसका हिंदी क्या होता है? आपका संबंधन होता है। तो इसका राइट आंसर 41 का क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर, संबंधन। तो ये तो आप लोग इसका आंसर क्या था आपका? 41 का आंसर क्या होता है? इस पे लाइसिंग होता है, जिसमें आपका क्या होता है? जिसमें आपका इंट्रॉन और एक्सॉन जो होते हैं वो इंट्रॉन हटता है और एक्सॉन जुड़ता है। इसी प्रोसेस को हम लोग स्पेलाइसिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 42 नंबर 42 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है। पहला आपका कहता है कि आपका प्रकूट त्रिक होते, यानी कोडोन त्रिक होते, ट्रिपलेट होते, ये तो सही है। आपका असंधिगत एवं विशिष्ट होते, ये भी सही है। और अफार्सित होते, ये तीनों पॉइंट सही है। तो गलत के बारे में पूछा है, तो गलत क्या हो जाएगा आपका? कि आपका 64 कोडोन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, नहीं 61 ही करेगा, 61 ही करता है, जबकि 3 जो है वो कूट लेखन या कोडिंग करने का काम नहीं करता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा आपका डी नंबर। अगला हमारा कहता है 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुक्रजनक नलिका में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसके अंदर कौन सी कोशिका आपको देखने को मिल जाएगी? तो इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन दे दिया सर्टोली कोशिका, दूसरा आपका आंसर दे दिया है अंतराली कोशिका, और आपका तीसरा ऑप्शन आपका जो दिया है वो दिया है आपका, तो आपका इसका आपका क्या हो जाएगा? ए सर्टोली कोशिका होगा, अंतराली कोशिका होगा, शुक्राणुजन होगा, या ए और सी दोनों, ए और सी, यानी सर्टोली कोशिका और शुक्राणु। तो इसमें आपको पता है कि शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर क्या होते हैं? सर्टोली कोशिका भी और शुक्राणुजन कोशिका भी। इसलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हुआ डी नंबर, आपका ए और सी दोनों, यानी डी नंबर आपका हो जाएगा सही। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भ्रूण के पाद और उंगलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित हो जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है आपका 1 माह, दूसरा ऑप्शन दिया 2 माह, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 3 माह, चौथा ऑप्शन आपका दिया आपका 6 माह। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। 2 माह में पैर, मतलब 2 माह में आपका उंगलियां वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो 2 माह के जो दूसरे महीने के जो अंत तक होते हैं वहां पे पैर और उंगलियां आना शुरू हो जाता है। लेकिन डेवलप की बात करते हैं कि एक प्रॉपर रूप में कब आ पाता है, तो वो आ पाता है किसरे महीने में? तो तीसरे महीने में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना
चाहिए आपका 3 माह, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इसका आंसर क्या लगाया है, 2 माह लगाया है या फिर 3 माह लगाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपका अपरा से स्रावित होता है, और कब होता है तो गर्भावस्था के दौरान। पहला आपका ऑप्शन दिया है आपका HCG, दूसरा ऑप्शन आपका दिया HPL, तीसरा ऑप्शन दिया आपका रिलैक्सिन, और चौथा दिया इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रिलैक्सिन तो होता ही है, इसके अलावा आपका HPL वगैरह हो गया, HCG हो गया। HCG की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे HCG हो गया आपका ह्यूमन HCG, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो गया। उसके बाद आपका कहता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन आपका कहता है इनमें से सभी, रिलैक्सिन, इनमें से सभी, HPL और HCG। इसमें क्या होगा, ये सारे जो हार्मोन होते हैं वो गर्भावस्था के दौरान ही प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है क्या कि शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाला एंजाइम भरा पड़ा होता है। यानी कि अंडाणु को, ये भी आप लोग हमारे चैनल में जाकर के देखिएगा, जो कल या परसों के ऑब्जेक्टिव जो हमने डाले हैं, उसमें जो हमने वीडियो में जो क्लास ली है उसमें आपको इसकी चर्चाएं की गई है। तो आपको पहला ऑप्शन दे गया आपका, देख लीजिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम भरे पड़े होते हैं। किसमें होगा, आपका मध्य खंड में होगा, ग्रीवा में होगा, केंद्रक में होगा, एक्रोसोम में होगा। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा आपका एक्रोसोम, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होती है। अगुणित की बात किया, अंडजननी कोशिका, द्वितीयक अंडक, इनमें से सभी, और पहला बी नंबर ऑप्शन क्या था आपका प्राथमिक अंडक। तो प्राथमिक अंडक, अंडजननी कोशिका, ये सब नहीं होगा। इसमें जो अगुणित की बात किया तो अगुणित कोशिका कौन सा होती है, तो हमारा होता है सेकेंडरी ओसाइट, यानी कि द्वितीयक अंडक। और इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीयक अंड यानी सेकेंडरी ओसाइट। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारी मात्रा में कॉर्पस लिटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है। मुख्य भूमिका इसकी क्या है, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम को रख रखाव करना, गर्भाशय की पेरीमेट्रियम का रख रखाव करना, गर्भाशय के मायोमेट्रियम का रख रखाव करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा आपका हुआ इंडोमेट्रियम, यानी जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसका रख रखाव करना, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। तो राइट आंसर इसका क्या चला जाएगा, ए नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होगा उनका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, IVF कहलाएगा, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहलाएगा, या जाइगोट इंट्राफ्लेपियन ट्रांसफर कहलाएगा, या फिर ICSI कहलाएगा। हिंदी में भी आप लोग देख लीजिएगा, वही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कहता है, देखिए आप लोगों को पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में कि जब 8 ब्लास्टोमियर तक रहेगा तब तो निषेचन नली में करना है, लेकिन 8 से जैसे ही हो जाएगा तब गर्भाशय में करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला हमारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है क्या कि यदि किसी 50 नंबर देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। उसका जीनोटाइप पूछा है कि उसमें जीन पर रूप क्या मिला, AB है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, IA IB। ई वाला होता तो इसमें केवल B आता, इसमें A आता, इसमें O आता, तो आपका AB के लिए पूछा तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि पौधे का जीनोटाइप इस प्रकार के दिया हुआ है, 1 2 3 जगह पर विषम युग्मज है, आपका दोनों कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c है, तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो जितने प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं तो इसका कितने प्रकार का 1 2 3 जगह पे विषम युग्म ही है, तो 3 लिख कर देंगे, और इसको इस तरीके से 2 × 2 × 2 इस तरीके से इसका एक कैलकुलेशन है। ये हम आपको बताए थे, ये कैलकुलेशन बताए थे, क्वेश्चन कुछ और था लेकिन कैलकुलेशन बताए थे वीडियो में। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। क्रोमोसोमल विकार नहीं है, यानी कि मिंडलीय विकार है। तो क्लाइफिल्टर सिंड्रोम और आप लोग टर्नर सिंड्रोम देखिएगा तो ये दोनों आपका क्रोमोसोमल विकार है, और डाउन सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल विकार है। तो बचा कौन आपका हीमोफीलिया, ये आपका मिंडलीय विकार है, ये आपका मिंडलीय विकार है जिन के गड़बड़ी के कारण, इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा डी। अगला हमारा कहता है 53 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिएगा। 53 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या के आधार पर की जाती है। यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम सेट यानी कि हैप्लोडिप्लॉइड वाली ऑब्जेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन आया है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका पक्षी, दूसरा ऑप्शन दिया आपका मधुमक्खी, तीसरा ऑप्शन दिया टिड्डा, और चौथा ऑप्शन दिया आपका स्तनधारी। इसमें तो लिंग क्रोमोसोम के आधार पर होता है, एक्स वाला की XY और X0 इस स्थिति को देख करके। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, मधुमक्खी यानी कि हनी बी।
अगला क्वेश्चन कहता है आपका 54 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक संकरण पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन एक संकर संकरण पर आधारित है। परिभावता का नियम, विसंयोजन का नियम, या फिर स्वतंत्र अभियोजन के नियम, और डी नंबर ऑप्शन दिया है आपका ए और बी दोनों। तो देखिए मेंडल के अनुसार से एक संकर जब वो क्रॉस जब किए थे तो उससे उन्होंने परिभावता का नियम दिया था और विसंयोजन का नियम, इसलिए इसका राइट आंसर चला जाएगा डी नंबर ए और बी दोनों। ये था आपका द्विसंकर क्रॉस के अंतर्गत ये वाला नियम बना था। उसका कहता है कि जीवाश्म किस चट्टान पर पाए जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीवाश्म किस चट्टान पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान पर। अगला देख लीजिएगा 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जानवरों में निम्नलिखित में से कौन असमजात अंगों के उदाहरण है। जानवरों में पूछा है, तो जानवरों में की अगर हम बात कर दें तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा पेंगुइन एवं डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं वो किसके एग्जांपल आ जाएंगे, वो समजात अंग के एग्जांपल में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ क्या कहलाते हैं। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो वो आपका अपरद कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करते रहें। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या कहे जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहोगे, शाकाहारी बोलोगे, द्वितीयक मांसभक्षी बोलोगे, या प्रथम मांसभक्षी उपभोक्ता क्या बोलोगे। तो हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो बेसिकली मांसाहारी होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रथम मांसभक्षी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि मृत कार्बनिक सामग्री या अपरद के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि मृत कार्बनिक जो सामग्री होता है या अपरद को खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या बोला जाता है। मृतजीवी बोला जाएगा, प्रपोषी बोला जाएगा, परजीवी बोला जाएगा, या अपरदहारी बोला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपरदहारी। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों, अब कुछ ही ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं, टोटल अब 10 ऑब्जेक्टिव बच गए हैं। तो देखिए अब 60 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है। 60 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑफरिस एक प्राग्नीय अभिक्रमक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका बर्रर, दूसरा आपका दिया गुंजन पक्षी, तीसरा ऑप्शन दिया है मक्षिका की एक जाति, और चौथा ऑप्शन दिया आपका चमगादड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्रर। बर्रर जो कीट होता है वो ऑफरिस के अंदर क्या करता है, परागन कराने में मदद करता है। ये आपका एक प्रकार का ऑफरिस के लिए परागनकारी हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या के घनत्व को घटाएगा। जनसंख्या के घनत्व को कौन घटाएगा, तो आपको पता है कि मृत्यु दर तो घटाएगा ही घटाएगा। एक इसमें से अब डाउट हो रहा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें से उत्प्रवासन, कि अगर कहीं व्यक्ति एक जगह से अगर आबादी में से कहीं से कुछ जनसंख्या कहीं दूसरे जगह चला जाता है, इससे भी आबादी क्या करेगी, घटेगी, और मरेगा तो घटेगा ही घटेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बी और सी दोनों। अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए जाने वाले नागफनी को नियंत्रित किया गया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नागफनी का पौधा जो था वो काफी ज्यादा फैल रहा था, लाखों हेक्टेयर में फैल गया था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसको लाया गया, वहां पे स्लब को लाया गया था, मौत को लाया गया था। और वो मौत क्या किया था कि वो सारे नागफनी के पौधे को खा जा रहा था, जिस वजह से नागफनी की जो जाति जो काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में फैल गया था उसको कम किया गया, उसको नियंत्रित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा कहता है कि लाइकेन किसके उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है, आपका सौपकारिता का, या स्पर्धा का, या सबभोजिता का, परजीविता का। इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सौपकारिता का। सबभोजिता में क्या होता है, एक को लाभ जबकि दूसरा को न लाभ ना हानि होता है, लेकिन लाइकेन में क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, जिसको हम लोग सौपकारिता और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ए नंबर, सौपकारिता। अगला हमारा देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी रोग कौन सा है। यानी कि निमोनिया के लिए उत्तरदायी कौन है, निमोनिया किसके कारण होता है। इसका ऑप्शन क्या है, एक में आपका दिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरा आपका साल्मोनेला, तीसरा आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, चौथा दिया था ए और सी। देखिए आप लोगों के हिसाब से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा, ये बात सही है, लेकिन ज्यादातर जगह पे हमें यही पढ़ाया गया, लेकिन इससे नहीं होता, इससे तो होता ही होता है, लेकिन आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी आपका निमोनिया रोग होता है। ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने बोला था शुरू में कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, तो है देख लीजिए यहाँ पे। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ए और सी दोनों, यानी कि आपका डी नंबर इसका जो होगा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका सही होगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। वो क्या विषाणु है, या जीवाणु है, या प्रोटोजोआ है, या निमेटोड से। वो क्या आपका होगा, प्रोटोजोआ। तो 65 का क्या हो जाएगा आपका, 65 का आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से
कौन बीमारी कीट रोगवाहक के द्वारा संचारित होता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कोई कीट उसको ढो करके किसी दूसरे तक ले जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, फलेरिया, बी और सी दोनों। इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है टाइफाइड जो होता है वो गंदी चीजों के खाने की वजह से आपका होता है। मलेरिया और आपका जो फलेरिया जो होता है, ये आपका मलेरिया और फलेरिया जो होता है, इसके जो रोग कारक होते हैं वो कोई ना कोई एजेंट के द्वारा फैलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा बी और सी दोनों। बच्चों आप लोग एक गौर करना कि बी और सी, जो सी वाला जो ऑप्शन हो रहा था वो ज्यादातर जगहों पे ये ऑप्शन, जो भी क्वेश्चन का ये ऑप्शन होगा वो ज्यादातर कंडीशन में सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या आता है आपका कि विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? यानी कि जो विषाणु के द्वारा जब हमारी कोई कोशिका जब प्रभावित होती है तो हमारी वो जो वायरस से प्रभावित जो कोशिका है वो एक केमिकल रिलीज करेगा, वो उस केमिकल को कहते हैं इंटरफेरॉन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? वो किस प्रकार का रोध है? तो वो है एक प्रकार का आपका साइटोकाइन रोध। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, साइटोकाइन रोध यानी साइटोकाइन बैरियर। उसके बाद अगला 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है? ये भी ऑब्जेक्टिव हमने आपके बोर्ड में हमने कल ही कराए हैं। ये ऑब्जेक्टिव हमने कल ही इसको डिस्कस किया। हमने कल के वीडियो में नहीं होगा तो परसों के वीडियो में या फिर कल के ही वीडियो में आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए, देख लीजिएगा जाकर के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी लसिकानु, जो कि एंटीबॉडी बनाता है और उसी से हमारा तरल प्रतिरक्षा जो है वो मिल पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी लसिकानु। अगला कहता है आपका निरोप या ग्राफ्ट। ग्राफ्ट यानी कि हम किसी शरीर के अंदर जैसे अंग का ट्रांसप्लांट कराया गया होता है तो उसको अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है समय समय पर? कौन सी दवाइयां जो है वो जब किसी व्यक्ति के अंदर ऑर्गन का या अंग का जब ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो उसे रोगी को बार बार समय पर क्या देने की जरूरत पड़ती है? प्रतिरक्षा निरोधक टीका या बने हुए प्रतिरक्षी को शरीर में देना या इनमें से सभी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरक्षी निरोधक, यानी कि इम्यून सप्रेसेंट देना पड़ता है ताकि आपका जो बॉडी है उसको रिजेक्ट ना करे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है। टोटल हमने 69 क्वेश्चन कर लिए, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बुआ। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग के उदाहरण है? प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन सा है? तो प्राथमिक लसिकाभ अंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो अस्थि मज्जा है? अस्थि मज्जा टॉन्सिल है। दूसरा आपका दिया अस्थि मज्जा एवं थाइमस। तीसरा ऑप्शन आपका दिया प्राथमिक लसिकाभ ग्रंथि और आपका चौथा ऑप्शन आपका दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है आपका थाइमस। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्राथमिक लसिकाभ है? पहला ऑप्शन देख लीजिएगा अस्थि मज्जा एवं टॉन्सिल। दूसरा ऑप्शन दिया अस्थि मज्जा एवं थाइमस। उसके बाद आपका दिया लसिकाभ अंग और दूसरा आपका ऑप्शन दिया आपका थाइमस एवं लसिकाभ ग्रंथि। तो ये तो लसिकाभ खाली नहीं होगा, है ना, लसिकाभ नहीं होगा। ये टॉन्सिल दे दिया तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा आपका अस्थि मज्जा और थाइमस। ये आपका प्राथमिक लसिकाभ या फिर प्राइमरी जो होता है वो प्राइमरी हमारा लसिकाभ अंग के अंतर्गत आता है। तो ये टोटल आपका कंप्लीट होता है। आपका टोटल आपका 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों मैंने आपके टोटल के टोटल जो है वो 70 ऑब्जेक्टिव एक एक करके मैंने आपके सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन हमने बता दिया है कि किसका कौन सा आंसर सही है। तो आप लोग सभी लोग अभी तक आपने सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर को मिला लिए होंगे, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव जो है वो सही हुए और कितने ऑब्जेक्टिव जो है वो गलत हुए। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करके बताएं ताकि वो भी क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को मिला सके और वो भी आगरा लगा सके कि उनके जो है वो कितने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है वो सही हुए, उनके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आने की संभावना है, इसका आंकड़ा लगा सके। वो भी मिला लेंगे तो उनको भी आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाएगी। तो ये हमने टोटल के टोटल 70 ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जाते जाते आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जाइएगा ताकि हम आपको और ही इस तरीके के वीडियो जो बायोलॉजी से संबंधित जो भी चीजें होंगी, इंटर से संबंधित जो भी, 10th से संबंधित जो भी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम इस वीडियो पर आपको डालते रहेंगे और आपको इसके लिए नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।